हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने क्लास 10th के पहले 2 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है और कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में। मेरा मतलब है चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखने वाले हैं, जहां पर हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से आइडियाज के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जहां पर हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखने वाले हैं। ये ओवरव्यू आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं उन आइडियाज को जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, The existence of social diversity does not threaten democracy. अब इस लाइन को समझने से पहले सबसे पहले सोशल डाइवर्सिटी का, सामाजिक विविधता का मतलब समझ लेते हैं। हम सभी ने पिछले कुछ टॉपिक्स में ये बहुत बार सुना है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब इसी डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी कब होती है? जब एक देश में डिफरेंट सोशल ग्रुप साथ में मिलकर रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जब हम अपनी सोसाइटी को डिफरेंट हिस्सों में बांट देते हैं अलग अलग बेसिस पर, जैसे कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर या फिर जाति के आधार पर। तो जब हम सोशल डिफरेंसेस के बेसिस पे, सामाजिक अंतर के बेसिस पर ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं, जिनको हम सोशल ग्रुप्स कहते हैं, और जब ये सोशल ग्रुप साथ में मिलकर रहते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं, तो उसी को हम सोशल डाइवर्सिटी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो सोशल डाइवर्सिटी है, मतलब एक देश में जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स रहते हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, ये एक थ्रेट नहीं है, ये कोई खतरे वाली बात नहीं है किसी डेमोक्रेसी के लिए या डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी देश में अगर बहुत ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, मतलब अगर किसी देश में सोशल डिफरेंसेस ज्यादा है, तो वहां पे झगड़े ज्यादा होंगे या वहां पे डेमोक्रेसी हेल्दी नहीं होगी या एक थ्रेट होगा डेमोक्रेसी के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सोशल डाइवर्सिटी एक थ्रेट नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। अब आगे क्या लिखा है? पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल and sometimes quite desirable in a democratic system. मतलब जब हम इन सोशल डिफरेंसेस को, इन सोशल ग्रुप्स को क्या करते हैं, एक मौका देते हैं कि वो अपने आप को पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी एक्सप्रेस कर पाए। मतलब वो सभी ग्रुप्स अपने ओपिनियंस को, अपने विचारों को फ्रीली व्यक्त कर पाए। तो वो जो पावर होती है, वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है पॉलिटिक्स में, ये बहुत ज्यादा डिजायरेबल हो सकती है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। मतलब कि हम इन सभी सोशल डिफरेंसेस को, इन सभी सोशल ग्रुप्स को पॉलिटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि 10 से ज्यादा अगर सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो हम सबको पॉलिटिकल एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, सबको हम पावर और रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है, हम सभी सोशल डिफरेंसेस को पॉलिटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, और ये साथ ही साथ थोड़ा बहुत डिजायरेबल भी है, अच्छा भी है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। क्योंकि डेमोक्रेसी का आइडिया क्या कहता है कि हमें सभी तक पावर पहुंचानी है, हमें सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन देनी है, इसीलिए ये डिजायरेबल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब ये सोशल डाइवर्सिटी, ये सोशल डिफरेंसेस, ये सामाजिक अंतर जब डिविजन में बदल जाते हैं, मतलब सामाजिक विभाजन में बदल जाते हैं। तो जब सोशल डिफरेंसेस सोशल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तब वो एक खतरा बन जाते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। अब ये डिफरेंसेस विभाजन में, डिवीजन में कब बदलते हैं? जब ये सोशल डिफरेंसेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आने लग जाते हैं। जब लोगों को ये महसूस होता है कि हम इस एक कम्युनिटी के नहीं हैं, हम किसी और कम्युनिटी के हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में ब्लैक्स एंड व्हाइट्स,
अब यूएसए में जो ब्लैक कम्युनिटी थी और जो व्हाइट कम्युनिटी थी, उनके बीच में क्या सोशल डिफरेंस था? रेस का सोशल डिफरेंस था, उनके स्किन कलर का सोशल डिफरेंस था। वो कोएग्जिस्ट भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे ब्लैक लोगों को क्या लगा, उनकी कम्युनिटी को क्या लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो ज्यादा पुअर हैं, वो ज्यादा होमलेस है। उसके वजह से क्या हुआ, वहां पे वो जो डिफरेंस था, सोशल डिफरेंस था, वो सोशल डिवीजन में बदल गया। लोगों को क्या लगा कि हम इन सबसे बहुत ज्यादा अलग हैं, और उसके वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उस वजह से वहां पे इनइक्वालिटीज बढ़ी, डिविजन्स बढ़ गए। तो जब ये डिफरेंसेस डिविजन्स में बदल जाते हैं तो सोसाइटी में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाती है, भेदभाव बढ़ जाता है, असमानता बढ़ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब डिफरेंसेस डिवीजन में बदलते हैं तो वो एक खतरा होते हैं डेमोक्रेसी के लिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, There are three kinds of social differences that can take the form of social divisions and inequalities. मतलब अब इतने सारे social differences exist करते हैं, लेकिन इंडिया में 3 ऐसे social differences हैं जो कि social division का रूप ले सकते हैं और जिन्होंने social division का रूप लिया भी है। तो यहाँ पे हम 3 सोशल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं जो कि क्या कर सकते हैं, सोशल डिवीजन का रूप ले सकते हैं और इनइक्वालिटीज को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और ये 3 सोशल डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। मतलब जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर सोशल डिविजन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, इनइक्वालिटीज जो है सोसाइटी में क्रिएट हो सकती हैं। और इस चैप्टर में हम इन्हीं तीनों डिफरेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में कैसे ये जो सोशल डिविजन्स हैं, ये जो सोशल डिफरेंसेस जो डिविजन्स में बदल सकते हैं, इनका क्या नेचर है। मतलब इंडिया में इन डिविजन्स के वजह से किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आई हैं, किस प्रकार की इनइक्वालिटीज पैदा हुई है, असमानताएं पैदा हुई हैं, साथ ही साथ किस तरीके से ये तीनों ही डिविजन्स जो इंडिया में आए हैं, जो क्रिएट हुए हैं, ये पॉलिटिक्स के साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसे ये पॉलिटिक्स में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फोकस किन पर होगा? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के सोशल डिवीजन पर। अब हमने ये समझ लिया है कि इस चैप्टर में हम किस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं और अब ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पर हम जेंडर का मतलब समझेंगे, हम ये समझेंगे कि कैसे इंडिया में जेंडर के बेसिस पे डिविजन्स क्रिएट हुए, इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई और क्या रोल होता है जेंडर का पॉलिटिक्स में। इस पार्ट में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है जेंडर डिवीजन, उसके बाद है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन और आखिरी में है यहाँ पर विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बाद इस चैप्टर का दूसरा पार्ट होने वाला है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ये भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या रोल होता है रिलीजन का पॉलिटिक्स में, कैसे रिलीजन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। इस पार्ट में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है कम्युनलिज्म और उसके बाद है सेक्युलर स्टेट। इसके बाद हमारा आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे इंडिया में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस प्रकार की असमानताएं हम देख सकते हैं इंडिया में जाति के आधार पर। साथ ही साथ हम समझेंगे कास्ट का क्या रोल होता है पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स का क्या रोल होता है कास्ट में। इस पार्ट में भी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है कास्ट इन इक्वालिटीज, उसके बाद है कास्ट इन पॉलिटिक्स और आखिरी टॉपिक है यहाँ पर पॉलिटिक्स इन कास्ट। हम इन सभी पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक जिसका नाम था ओवरव्यू ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट यहीं पर खत्म होता है। आज के इस लेक्चर में हमने ये समझ लिया है
कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।